आप सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात। मैं अपर्णा सिंह, शोध छात्रा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो आज मेरा जो इंटरव्यू सेशन है सर प्रोफेसर आनंद चौधरी सर के साथ, वो बेसिकली फोकस करेगा ऑरेंज बुक पर जो एफएसआई के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस पूरे पोषण माह में आज जैसे मैं हूँ, नेक्स्ट टाइम अगला कैंडिडेट होगा, तो हर रविवार हम लोग सिर्फ एफएसआई की 4 बुक जो हैं उन पर फोकस करेंगे, ताकि हम लोग सही भोजन ले सकें और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकें। तो सर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। Welcome all the viewers of the Analytica Ayurveda. As today's host Ms. Aparna Singh told you very clearly that the month of September in India is always celebrated as the Poshan Mah, month of nutrition, and therefore we have planned that in the whole month, all the Sundays of the September, we will go by the matter related to the nutrition. So last Sunday it could not possible because I was engaged somewhere else in some assignments, some celebrations. So today, I mean the second Sunday, we are going to start this series, and hope you will enjoy. As he said that all the publications of the FSSI will be addressed in this particularly program of the Sunday in brief, and we will go one by one. Yes, thank you, please. ओके, थैंक यू सर। सर मैं ऑरेंज बुक की बात करने से पहले मैं चाहूँगी आप हम सबको बताएं ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में, कि ये कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया और इसके बेसिक पिलर्स क्या हैं। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत समुचित है। देखिए, ईट राइट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ा आंदोलन है और उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी पॉलिसी आई है। उसको आप यूँ कहिए कि एज वी आर फॉलोइंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2021. It's always this term is it is NEP 2021 or NEP 2020. Let me check it. Okay, why I am confused on this, because this terminology must be very clear. So NEP is the 2020. It is not 21. So NEP 2020. In the same way, there was the NHP, National Health Policy, and the National Health Policy is introduced in the 2017, and in the National Health Policy it was emphasized that it बहुत सारी बीमारियां मानव को इसलिए हो रही हैं क्योंकि वह अपने खान पान पर समुचित ध्यान नहीं देता है। तो ये NHP ने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि यदि इस तरीके का कोई मूवमेंट चलाया जाए जिसमें कि व्यक्ति अपने भोज्य को सही मायने में, सही रूप में, सही औसत में, सही मात्रा में, सही समय में ले, तो वो बीमार कम पड़ेगा। तो इसलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रिकमेंड किया कि ऐसा कोई मूवमेंट चलना चाहिए। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के रिकमेंडेशन पर ये कार्यक्रम ईट राइट इंडिया मूवमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ही एक पार्ट है, FSSI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने 2018 में ये लॉन्च किया। और इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि हम किस तरीके से भोजन ग्रहण करें कि हम बीमार ही न पड़ें, साथ में हम एक अच्छा बेहतर जीवन जिएं। तो एक इसका स्लोगन भी आया है यही कि सही भोजन बेहतर जीवन, हिंदी में, ठीक है ना। और ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया, ढेर सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो उसमें ईट राइट इंडिया और जिसमें ये कहा जाए कि
बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, सब कुछ एफएसएसआई चला रही है। और उसका उद्देश्य जैसे कि एक है कि थोड़ा सा कम, तो लेस ईट इंडिया। तो वहाँ भी है कि भाई थोड़ा चीनी कम करिए, नमक कम करिए। तो one by one we will go all these three on the remaining Sundays on the issues of the nutrition and the good food. And today is the, and dear viewers, if you go to the site of the FSSI and icons, there is some book reports, and if you just click the book and reports, you will get book and the report separately. Then click the book, and in the book section you will get 6-7 books. Approximately it is 8, more than 8. The recent one is the food for the defense personnel. I was very happy to see it. Otherwise, initially I was knowing the first was the pink book, then this orange book, then the purple book, and then again the book for the check the food adulteration, a book for the immunity booster, a book for the defense personnel. Many series are going on, being published through the FSSI. So be aware about that. In all that series, the first one is here about the orange book, and orange book is basically for a right food at your workplace. Your workplace may vary from your campus, well, if you are a student, from your corporate office, if you are working in a private company, corporate. Your workplace may be a government office if you are a government employee. Your workplace may be a call center where the 24-hour working culture is there in the 3 shifts going on. Your workplace may be a defense organization. So whatsoever thing is the workplace, day or night, but probably, most probably, it is a 90% related to the day work. But there are also workplace where the people are working in the night. So the day prescription will not be applicable to the night prescriptions, right? So these things which we will just try to discover. And this orange book is the 76 pages book, and I suggest every one of you kindly go through that, and it is really very interesting. I have gone through it several times whenever I was in the class of my PG PhD interaction. I take excerpts from this pink book, orange book, purple book. Sometimes it is like the violet book also, but I don't think it is now available. Whether it is available, violet or the purple? Yes, sir. Okay. So, and why Aparna has been chosen for this interaction? Because Aparna is the MSc. There is again change the degree, MSc Home Science, Food Nutrition, Food Technology, and some universities say now the community medicine, many more. But the theme is that she is dealing with this subject. She is a master of food and technology, and perhaps knowing more than me. But okay, she is host, and I am trying to answer her questions, what she is asking. See what she is asking today. Yes, please. थैंक यू सर। सर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि एफएसआई की जो डिफरेंट बुक्स हैं साइट पर अवेलेबल, उस सब पे सर ईट राइट इंडिया मूवमेंट का लोगो यूज़ हुआ है हर बुक पे, तो उसमें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में यूज़ किए गए हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कलर ये जो डिफरेंट प्रोपोर्शन में उसमें यूज़ किए गए हैं, जो सिंबल बनाया गया है, ये सिर्फ एक गुड अपीयरेंस के लिए बनाया गया या ये डिफरेंट प्रोपोर्शन कुछ इंडिकेट करते हैं, इनके कुछ मतलब हैं? क्वेश्चन आपका बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन इसका उत्तर देंगे बाद में। हम पहले हम वो बताना चाह रहे हैं कि ये ऑरेंज बुक के हिस्से में, क्योंकि हमको इस ऑरेंज बुक का जो मैसेज है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है एनालिटिका आयुर्वेद के। तो सबसे पहले तो मैं अपना दुख प्रकट करूंगा। दुख इस सेंस में कि बड़ा गंभीर दुख है। इट इज़ अ सीरियस ग्रीवेंस टू द कॉमन पब्लिक ऑफ इंडिया डन बाय द एफएसएसआई। आप सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप नहीं सोच पाएंगे, फिर भी सोचिए। आप तो बड़े खुश हैं कि ऑरेंज बुक पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मैं तो हाँ बताइए
कि मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा आज दुखी हूँ कि भारत की जनता के साथ न्याय नहीं किया गया है। बताइए इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, और ऐसा कहने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है। चलिए मैं ये बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्त मित्रों, इसमें बात ये आती है कि जब ऑरेंज बुक मैंने काफ़ी देखा, लेकिन इस बार आज सुबह थोड़ा ढंग से देखा क्योंकि आपके बीच में आना था, तो मैंने देखा कि उसको जो बनाने वाली टीम है बहुत ब्रिलियंट लोग हैं उसमें, और एक सबके एफिलिएशंस पढ़ पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये क्या बात है। और जो सबसे बड़ी कॉलमनिस्ट हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के, कौन मैडम है, क्या नाम है उनका? रिजिता। सॉरी सर, रिकॉल नहीं। हाँ, रिजिता। सो रिजिता पंडवा। जी। So she is the editor of this, and the many big MNCs, their CEOs are involved in the preparation of the Orange Book. From academia, there is a one fellow that is in the rank of associate professor. I'm not saying that these people are not knowing, only academia is knowing that this is right for the humankind. No. Really, I don't want to message this. Academia, industry, manufacturers, and the CEOs, administration, everything is very important. They have their own role. लेकिन मुझे दुख इस बात से हुआ, और मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता के साथ अन्याय किया गया। सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक रूप से लोग अपना खान पान रखते हैं। भारत के खान पान में बहुत विविधता है। आप जम्मू कश्मीर से केरल जाइए और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाइए, आपको एक तरीके की थाली नहीं मिलेगी। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि ये जो सिंबल है FSSAI का, वो फैंसी कलर है या कुछ, उसमें बड़ा सारगर्भित आपका प्रश्न है, और उसका उत्तर देने के पहले मैं ये बैकग्राउंड बना रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सही है। 29 राज्यों की 29 थालियाँ हैं। समझ गई सर। 29 राज्यों की 29 थालियाँ हैं। जो एक हमारा गुजराती भाई खाना पसंद करता है वो हमारा केरल का मलयाली भाई नहीं करता। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का मित्र उसको खाना पसंद करता है वो हमारा बिहार वाला मित्र नहीं पसंद करता। आप इसी डिपार्टमेंट में देखिए, कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है। इस डिपार्टमेंट में जो भी MD PhD स्कॉलर्स हैं वो राइट फ्रॉम जम्मू से एक PhD स्कॉलर हैं और केरल से 2 PG स्कॉलर्स हैं, एक PhD और एक PG हैं। और अगर इस डिपार्टमेंट में कोई भी फंक्शन होने को होता है और होता है कि नहीं कॉमन मीनू क्या रहेगा, तो आप बताइए कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। yes. और अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं बनारस वाली, और बनारस में बाटी चोखा का बहुत तेज़ प्रचलन है, तो आप लोग बताइए कि ये जो हमारे दूसरे जगहों के हमारे PG स्कॉलर्स और PhD स्कॉलर्स हैं कितना नाक भौं सिकोड़ते हैं बाटी चोखा के नाम पे। yes, है ना सत्य ये बात? हाँ जी सर। इवन दिल्ली वाले लोग भी नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं कि अरे ये क्या उनसा खाना है। तो अभी कोई मध्य प्रदेश का था तो वो कहा कि इतना मेहनत करके बाटी चोखा बनाने से तो अच्छा है कि चावल नमक खा के सो जाना। तो प्रश्न ये है कि ये पूरी विविधता है। अब ये विविधता भारतीय संस्कृति के हिसाब से है, और जब भारतीय संस्कृति के हिसाब से है तो भारतीय संस्कृति का रिफ्लेक्शन तो आयुर्वेद में आता है। तो इस पूरे जो मंडल है FSSAI का, जिसने ये कार्यस्थल पर के लिए खाद्य पदार्थों की रचना की है, सुझाव दिए हैं, उसमें एक भी आयुर्वेदिस्ट नहीं है। तो मैं जब आयुर्वेदिस्ट नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि FSSAI ने आयुर्वेद के साथ अन्याय कर दिया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि FSSAI ने भारतीय जनता के साथ अन्याय किया। आयुर्वेद से बढ़िया आहार की व्यवस्था और आहार के बारे में निर्देश, और वो भी स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, कहाँ दिया हुआ है। लेकिन आयुर्वेद का नामो निशान नहीं है वहाँ। तो वो जितने भी इस समय वहाँ पर जो लोग भी हैं, 2018 में तो भाई आयुर्वेद का
2014 से ही आयुष मंत्रालय काम कर रहा है। तो ये भी नहीं कि नहीं आयुर्वेद के बारे में आप लोगों को पता नहीं था। 1993 से डिपार्टमेंट ऑफ आयुष काम कर रहा है। दुनिया में आयुर्वेद पिछले 20 साल से बहुत ही प्रभावी ढंग से आ रहा है। लेकिन भारत सरकार के और भारत सरकार के नियंताओं का, वो भी स्वास्थ्य मंत्रालय और वो भी स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो अभी उन्होंने आयुर्वेद आहार एक नोटिफाई किया है, लेकिन उसके पीछे की कहानी हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। और वो भी अभी आयुर्वेदिक आहार भी अभी बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। इस पर एक एपिसोड हम अभी करने वाले हैं अपने ही चैनल पर, और शायद इसी सितंबर महीने में ही कर दूं। अच्छा रहेगा कि सितंबर महीने में ही करूं आहार का है, क्योंकि इसकी भारी लोग काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं इस बात पर कि आयुर्वेद आहार पर एक आप वीडियो तैयार करिए, जैसा कि आपने फाइटो फार्मास्यूटिकल पर किया है। तो अभी तो आयुर्वेद आहार का लोगो, आयुर्वेद आहार पर ही अभी कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। तो एक सोच बदलनी होगी, माइंडसेट। आप भी एमएससी ही हैं, लेकिन चलिए आपने अपनी सोच बदली और आप आयुर्वेद में पीएचडी करने आई, और वो भी इतना अपना सारा हाई क्रेडेंशियल्स होते हुए आपको आपकी पीएचडी आपके पेरेंट डिपार्टमेंट में मिल रही थी, बट यू हैव चूजन आयुर्वेदा फॉर योर टाइटल्स एंड आयुर्वेदिक न्यूट्रास्यूटिकल। तो मैं तो आपको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इस वक्त की नब्ज को पकड़ा और इसलिए आप यहाँ पर पीएचडी करने आई हो। क्योंकि वक्त इस समय जो टाइम है, जो ग्लोबल टाइम है, वो इस शब्द के इर्द गिर्द जाएगा। वो शब्द है आयुर्वेद। ये आप जान लीजिए, पूरा वैश्विक संरचना। तो अब जब हमें आयुर्वेद पर जाना है, द लाइफ ऑफ साइंस पर जाना है, और वो भी इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर का, और हम भारतीयों को खाने का सलाह दे रहे हैं और उसमें अपनी सारी परंपरा का कुछ भी इनपुट नहीं ले रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये भारतीय जनता के प्रति न्याय है कि अन्याय है? मैं आयुर्वेद नहीं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये अन्याय किया गया। और अब उम्मीद करता हूँ कि जब अगला एडिशन आएगा, अभी 2nd एडिशन आया है, 3rd एडिशन, 4th एडिशन, ये डायनामिक प्रोसेस है, तो आयुर्वेद के इनपुट्स का यहाँ ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे निर्देश हैं, हमारा तो इतना बड़ा है, आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं, और हमारे तो महर्षि काश्यप कह के गए हैं कि आहार ही सबसे बड़ी औषधि है, महाऔषधि है। आहार सही है तो किसी औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब इस कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं और हम ढेर सारी चीज़ें जब बता रहे हैं अपने लोगों को कि आप ये खाइए और ये मत खाइए, तो आयुर्वेद का इनपुट लेने में क्या परेशानी है? मुझे तो लगता है सिर्फ मानसिक परेशानी है कि हम अपने ज्ञान को और प्राचीन ज्ञान कह करके उसको स्वीकारना नहीं चाहते, और सोचते हैं कि नहीं, अगर हम एकदम डाइटिशियन कहेंगे और बड़ी फैंसी नाम लेंगे, मेडिसिनल फूड, फंक्शनल फूड, वर्किंग फूड, तो वो ज़्यादा कैची होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये दुख प्रकट कर रहा हूँ। बाकी अब जो ऑरेंज बुक की बात आती है, तो वो ये कहता है कि सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड एट द रेट वर्क प्लेस। इसके इन्होंने कई सेक्शंस दिए हैं। इसका भी एक इन्होंने लोगो बनाया हुआ है। उसमें एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, कैटरर, फूड हैंडलर, रेगुलेटर। कुछ और कहने के पहले मैं इनके 1-2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखते हैं कि ये इसलिए इन्होंने बनाया है कि एवरी वर्क प्लेस इट इज़ राइट, इन्होंने लिखा है इट इज़ राइट बिकॉज इंश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड इम्प्रूव द healthy well-being and consequently the productivity of the employee। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर दूसरा कहते हैं कि स्मार्ट खाना खाइए आप वर्क प्लेस पर। इट इज़ स्मार्ट बिकॉज इन्वेस्टिंग इन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई significantly reduces the financial burden of the workplace in the terms of the cost of healthcare, absenteeism and low productivity as a result of illness and poor health. Then
it should be sustainable because ultimately investing in human resources makes the company or organization not only attractive to current but also to potential employees, and thus improving the profile and the prestige the company or organization and inspiring trust in the long term. देखिए अपर्णा, ये जो ऑरेंज बुक की रिकमेंडेशंस हैं वो 3 हिस्सों में हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप तो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन हैं तो आप हमसे बेहतर जानती हैं। 3 हिस्सों में ये जा रहा है, तो एक हिस्सा इसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, दूसरा हिस्सा इसका कैटरिंग और कैंटीन के लिए है, तीसरा हिस्सा इसका एम्प्लॉयज़ सेल्फ अपने लिए जो करता है कैसे करता है उसके लिए। तो 3 हिस्सों में ये किताब बांटी गई है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि बहुत सारे स्लोगन चले, जैसे कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बनेगा, और स्वस्थ भारत के लिए ज़रूरी है कि सही भोजन और बेहतर जीवन और ईट राइट इंडिया मूवमेंट और नेशनल हेल्थ पॉलिसी साथ में। चलिए अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी बाद में जोड़ते हैं, पहले हम अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर रहते हैं। तो ये जो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि यदि हम अपने वर्क प्लेस पर, राइट फ्रॉम स्टूडेंट टू द प्रोफेशनल, वेदर द एज ऑफ द रिटायरमेंट और द मिडिल एज और द प्रौढ़ जो भी है, अगर स्वस्थ है तो कॉस्ट टू द कंपनी कॉरपोरेट में या कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, मेडिकल रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट भी देती है, मेडिकल रिइंबर्समेंट कंपनीज भी देती हैं, तो वो एक जो प्रोडक्टिविटी है हमारी तभी बढ़ेगी जब हम हेल्दी होंगे। ये कहना चाहते हैं। बड़े ये इन्होंने लंबे लंबे शब्दों में कहा है, मैं उसको छोटे छोटे 2 वाक्यों में कह दे रहा हूँ कि यदि हमारा कर्मचारी स्वस्थ है तो वो हमारी कंपनी का काम, जो भी हमारा काम है, चाहे फाइनेंस का काम है, चाहे प्रोडक्शन का काम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, चाहे वो एजुकेशन का काम है, कुछ भी हो, अगर हमारा एम्प्लॉय स्वस्थ है तभी कर पाएगा ढंग से। और तब जब कर पाएगा तो समृद्ध भारत बना रहा है, प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध भारत बना रहा है। ये नहीं कि खाली पूंजीवादी लोग समृद्ध भारत बना रहे हैं, नहीं। जो सबसे डाउन टूडेन इसको माना जाए कि समाज का अंतिम वर्ग, अगर आप उस काम के हिसाब से लें तो सभी काम तो समान ही है, लेकिन जो आदमी हमारा सफाई कर्मचारी जिसको आप कहते हैं, सफाई कर्मचारी से लेकर के उद्योगपति तक सभी समृद्ध भारत बना रहे हैं। एक को हटा दीजिए ना, एक दिन आपके शहर में सफाई ना हो, आपका शहर के मेयर क्या कर लेंगे? एक दिन आपके क्लासरूम की सफाई ना हो तो आपके प्रोफेसर क्या कर लेंगे? पढ़ा पाएंगे? नहीं ना। तो प्रश्न ये है, और प्रश्न ये है कि सबका स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सही भोजन करना जरूरी है। और सही भोजन के लिए ऑरेंज बुक तो अपनाइए ही अपनाइए, साथ में आयुर्वेदीय सिद्धांतों को भी अपनाइए। यही एक कहने के लिए मैं इतनी बड़ी बात आपको बोला। अब आपने कहा कि थाली पर आई, अब आयुर्वेदिक सिद्धांत क्या है तो उनको आज अभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज अभी हमको ऑरेंज बुक पर ही रहना है, ठीक है। लेकिन ऑरेंज बुक की जो हमको सबसे बड़ी चीज़ नज़र आई वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। पढ़ने लायक किताब है, ज़रूर पढ़िएगा इसको। इसमें इन्होंने लिखा है कि इंश्योर द वर्क प्लेस किचन कैंटीन, फॉलो द जनरल रिक्वायरमेंट ऑन हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, educate, engage and empower employees to learn about food safety and nutrition, eat right, make healthy choices and adopt healthy habits of the workplace, enable the canteen establishment and employees to implement these best practices। तो बहुत जगहों पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आप देखती हैं कि कई सारी कैंटीन्स चलती हैं, हर हॉस्टल में मेस चलती है। तो क्या है आपका उस पर एक अगर विभाग टिप्पणी आपको करने का मैं अवसर दूं, तो क्या वहाँ पर जो आपने ऑरेंज बुक में पढ़ा है कि कैंटीन के क्या क्या मानक होने चाहिए वो फॉलो हो रहा है कुछ हद तक? चलिए मैं ही आपसे प्रश्न कर देता हूँ। सर औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी जो मेस है, मेरे
मेस कमेटी वो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं सर, बट कुछ हद तक ज़रूर फॉलो हो रहा है मेरे मेस में। गुड गुड। चलिए, तो गर्ल्स हॉस्टल में कैंटीन, अब ये तो पूछना अपर्णा से थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कि क्या फूड सेफ्टी रेगुलेशंस आप वहाँ देखती हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द एफएसएस फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र भी है। तो आखिर एम्फेसिस क्या है कि वर्क प्लेस पर कैसा खाना दिया जाए। तो जानते हैं व्यूवर्स, ये इस पर ज़्यादातर कह रहे हैं कि पहले एजुकेटिंग एम्प्लॉयज़, प्रोवाइडिंग हेल्दी फूड एंड ऑप्शंस, promoting healthier food choices, keeping office meetings healthy, keeping food and water safe, promoting general health and well-being, promoting exercise, making the workplace breastfeeding friendly, to promote maternal and child health, and reducing food wastage। इतनी सारी बातें हैं। आगे भी मैंने पढ़ा सेव फूड, शेयर जॉय। तो ये ढेर सारे स्लोगन्स, तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स दिए जाते हैं, लेकिन पालन कहाँ होता है। तो वर्क प्लेस पर ये इस तरीके का खाना देने की बात करते हैं। जैसा कि अभी अपर्णा पूछ रही थी कि ये थाली का महत्व क्या है। तो थाली का एक महत्व है, आप एक उस पर जाइए, राइटअप उसकी थाली को देखेंगे अगर आप, तो उसमें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। थाली जो है, आपने पिक्चर तैयार किया है थाली का? यहाँ तो आने लगा कि दिस साइड कैन नॉट बी रीच्ड। आ गई थाली, आ गई। लेकिन मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं? हाँ, ये थाली है, यहाँ भी ये थाली है। अब आपके हमारा कैमरा तो इतना तेज़ पकड़ेगा नहीं, लेकिन इस थाली में जो, चलिए आप एक्सप्लेन करिए इसको। यू मस्ट एक्सप्लेन इट। व्यूअर्स को देखते हुए आपके माइक को अपनी तरफ लगाइए और इसको एक्सप्लेन करिए। सर, इसमें जो लोगो है, सर को नहीं, व्यूअर्स को बताइए। हाँ जी सर, इसमें जो लोगो है वो इंडियन थाली को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन प्लेट को। इसमें डिफरेंट टाइप्स के लगभग 6 कलर यूज़ किए गए हैं। येलो कलर जो इंडिकेट करता है सीरियल और पल्सेस को, वो बताता है कि हमें सीरियल्स और पल्सेस एडिक्वेटली लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा पोर्शन में यूज़ किया गया ग्रीन कलर जो इंडिकेट करता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, वो बताता है कि हमें जो अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक लिबरली करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फिर आता है ब्राउन कलर जो बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन में यूज़ किया गया है, वो बताता है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स को और इंडिकेट करता है कि हमें जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उन्हें मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम करने चाहिए। देन डार्क ब्लू कलर जो बताता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का कंजप्शन। फिर आता है सर स्मॉल अमाउंट में पर्पल कलर का यूज़ किया गया है, वो इंडिकेट करता है फैट और शुगर को, और ये स्मॉल अमाउंट में यूज़ किया गया है जो बताता है कि इनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। फिर सर बीच में एक्वा ब्लू कलर का यूज़ किया गया है जो बताता है, और काफ़ी सारा मतलब ज़्यादा प्रोपोर्शन में वो बताता है कि हमें पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। सर यही लोगो ये रिप्रेजेंट करता है बात को। अब मैं इंटरव्यू आप मेरा नहीं ले रही हैं, मैं आपका ले रहा हूँ। सर क्योंकि आप फूड एंड न्यूट्रिशन की मास्टर हैं, मैं तो आयुर्वेद का मास्टर हूँ जी। ठीक है। अब ये बताइए कि हम लोगों के आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आप भोजन इस तरह से कहें कि आप इतना ठोस लें, इतना द्रव लें, इतना खाली स्थान छोड़ें। तो 1/4 खाली स्थान छोड़ने को कहते हैं जी। कि उसमें कुछ न लिया जाए। 1/4 द्रव्य को कहते हैं, आधा हिस्सा वो ठोस के लिए कहते हैं। ठोस में भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब आप ये बताइए कि जनरली जब आप एक वर्ड ऑरेंज बुक में लिखा हुआ है कि आप उतना खाइए कि आप महसूस करें फुल, कंटेंटमेंट, फुल, FULL, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये जो हमारे, आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताइए, अपने सामाजिक परिवेश से बताइए, अपने गांव से, अपने परिवार से रहते हुए, कि आप कब महसूस करते हैं अच्छा, जब ठूस करके फुल कर लेते हैं, या जब थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं और पेट को थोड़ा खाली रखते हैं और जिस प्रोपोर्शन को रखते हैं। तो अभी वर्क प्लेस पर आप फुल खाएंगे या वर्क प्लेस पर आप थोड़ा कम खाएंगे? क्या आपका इरादा है?
सर क्या राय है आपकी? सर वैसे तो वर्क प्लेस पे हम कम खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने के बाद सर फूड कोमा भी हो जाता है, तो हम बहुत लेथार्जिक सा फील करते हैं। फूड कोमा? हाँ सर, फूड कोमा कहते हैं, जो कि हमें नींद आने लगती है खाने के बाद, बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, तो वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं सर, फूड कोमा। ओह गुड, ये न्यू वर्ड मैंने आज सुना। थैंक यू। हाँ हाँ जी सर, ऑरेंज बुक में ही सर लिखा गया है। अच्छा अच्छा। जी। तो सर वर्क प्लेस पे तो वैसे भी हम बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, क्योंकि हमें काम करने होते हैं। और सर जनरल लाइफ में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मैं जब जनरल लाइफ की बात कर रहा सर हूँ। बहुत ज़्यादा इनटेक करने के बाद तो हमें वो अच्छी फीलिंग नहीं आती है। हम जब थोड़ा स्पेस रखते हैं स्टमक में, तभी हमें अच्छी फीलिंग आती है खाने की। और मुझे लगता है सर कि जो भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, जब स्पेस रहेगा तब भी अच्छे से हो भी पाता है। तो अब आप ये बताइए कि इस ऑरेंज बुक में और इस फूड थाली में हाँ जी। वो आकाश तत्व कहाँ है? वो खाली स्थान कहाँ दिखाया जा रहा है? जल तो दिखाया गया है, और इतना खाने के लिए सीरियल्स खाइए, फूड वेजिटेबल। अभी जैसे फूड पिरामिड की बात हो रही थी, तो आपने कहा कि नहीं, फूड पिरामिड चेंज करके थाली बना दी गई है। अब इस थाली में वो खाली स्थान कहाँ है? कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है इस थाली में? सर नहीं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं ये है आपके ये तो मैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सब एग्जीक्यूटिव से पूछ रहा हूँ कि भाई, ये आप एक जनरलाइज चीज़ रखते हैं कि ये खाइए, लेकिन आपने वो कहाँ इंडिकेशन दिया गया है कि इतनी जगह आप खाली छोड़िए? वो कहीं इंडिकेशंस में आता है, फूड कोमा की भी बात कर दी गई है, लेकिन हमारा प्रश्न यही है, और हम इसी की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि आप ये निश्चित रूप से जानिए कि आयुर्वेद से बढ़िया आप ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन के एम्प्लॉई, प्रमोशन के एम्प्लॉई, बहुत अच्छी बुक आपने निकाली है। ऐसी बुक निकालने के लिए आपको कोटिसा साधुवाद। और आगे भी हम आपके सारे पब्लिकेशंस को अध्ययन करेंगे, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें दी हुई हैं जिनको कि हमें ऑप्ट करने से निश्चित रूप से हम ईट राइट इंडिया और स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की कल्पना को पूरा कर सकेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर हेल्दी फूड ऑप्शंस में क्या है कि फ्रेश है, सीजनल फ्रूट्स खाइए, फ्रेश सीजनल वेजिटेबल, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, ब्रेड रोटीज फोर्टिफाइड खाइए। मिलेट्स की तो इंटरनेशनल मिलेट्स चल रहा है, लेकिन मिलेट होल ग्रेन ब्राउन राइस पल्स दे रहे हैं, लेगुम्स दे रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, स्नैक्स सच एज द पफ्ड राइस, अनस्टॉल्ड असॉर्टेड नट्स, वाटर। एक चीज़ पूरा पढ़ने के बाद मैंने इसमें ये पाया कि ये जो एडवाइस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो एरेटेड बेवरेजेस हैं उनको न दिया जाए, कोकोनट वाटर सर्व किया जाए गवर्नमेंट की मीटिंग्स में, लेमन वाटर सर्व किया जाए गवर्नमेंट की मीटिंग्स में, साल्टेड ड्राई फ्रूट्स न हो, रोस्टेड हो बट साल्टेड ना हो। फिर ये जो अगर लंच दे रहे हैं तो उसमें ये सलाद की बहुलता की बात कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात इसमें अपर्णा जी मैंने ये पाई कि ये कह रहे हैं कि क्या चीज़ कितनी लेनी है, तो वो तो अभी आपने थाली के हिसाब से मेंटेन कर दिया, लेकिन उसमें एक और जो पिरामिड बनाया गया था उसमें ऑरेंज बुक ये कहती है कि सीरियल्स आपको एडिक्वेट लेने हैं, फूड और वेजिटेबल्स लिबरली लेने हैं, जितना आप ले सकते हो। ऊपर आइए तो और कम कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स करिए, और रेयरली जो आपको लेना है वो सारे जितने भी आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। होता क्या है, मंगा के हम खा क्या रहे हैं, और स्पेशली यूनिवर्सिटी कैंपस में दोपहर में। तो हमें व्यवस्था पर उंगली उठाना नहीं है, हम अपनी वर्तमान सभ्यता पर प्रश्न उठाएंगे, व्यवस्था पर नहीं। व्यवस्था एक से नहीं बनती है, व्यवस्था खाली सरकार से नहीं बनती है, व्यवस्था खाली समाज से नहीं बनती है, व्यवस्था खाली विश्वविद्यालय प्रशासन से नहीं बनेगी, व्यवस्था खाली मंत्रालय के प्रशासन से या किसी आप प्रशासनिक विभाग में तो उससे नहीं बनेगी। व्यवस्था बनाने में सबकी हिस्सेदारी है, सबकी भागीदारी है। जैसा कि कल हमारे थोड़ा सा मुझे याद आ जाता है तो आपकी अनुमति से बोलता चलूँ कि हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने कल लिखा है, छपा हुआ है कि G20 द जन भागीदारी। शायद अब तक G20 की जो भी प्रेसिडेंसी अलग अलग देशों में रोटेट होती रहती है तो वहाँ इतनी जन भागीदारी नहीं थी उन राष्ट्रों में जितनी कि भारत ने अपने G20 के प्रेसिडेंसी काल में जन भागीदारी दिखाई। और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के भी लेख छपे हुए हैं, कल के अखबारों में हैं, माननीय विदेश मंत्री जी के लेख हैं। तो मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की
और तो मैं मुझे तुरंत याद आ गया, तो इसलिए मैंने इसको संदर्भ में लिया कि जन भागीदारी। तो व्यवस्था तो जन भागीदारी से होगी। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। देखिए मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक आर्थिक मुद्दा भी है और आर्थिक मुद्दा इसलिए भी है यहाँ पर कि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि इतना हाइजेनिक, और उसके जो कास्ट होंगे और जो उसकी कॉस्ट वैल्यू होगी जो वर्क प्लेस पर हम इस सारी चीज़ों को ले आए, तो ज़्यादातर लोग कहाँ खा लेते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स के यहाँ खा लेते हैं। और ये जो ठेले पर जो सामान लगा करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चौराहों पर लोग होते हैं, वो वहाँ से लोग ले लेते हैं। तो बस एक हमको ये सेंस डेवलप करना है कि वहाँ सफाई रहे और जो सामग्री मिल रही है वो ताज़ी हो, स्वच्छ हो, कटे हुई फल ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, इन्फेक्शन से उसको बचाया जाए। ये सारी चीज़ों पर हमको जोर देना है। तो वर्क प्लेस पर हम जब भी खाएं, जैसे भी खाएं, जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं बीएससी कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बैक 1984-85, तो लंच मेरा वर्किंग प्लेस में हमारे कैंटीन के बस वो 4 आलू पकौड़े हुआ करते थे। तो इस तरीके की व्यवस्था, इससे बहुत अच्छी व्यवस्था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। मैं उस ज़माने की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये जितना भी हमारा, हम तो कैंपस के अगर वर्किंग लंच की बात करें, और चाहे ये तो ऑरेंज बुक तो बहुत बड़ा एक कैनवास लिए हुए है, तो हमें ये देखना है खाली कि हमें फल मिलें, ताज़े फल मिलें, सीज़न वाले फल मिलें, ताज़ी सब्जियां मिलें, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस रूप में मिलें कि हमको अफोर्डेबल भी हों। हमारे यूनिवर्सिटी में चाहे कोई कर्मचारी किसी जगह पर वो बहुत ही 5 स्टार सैनिटरी का खाना खाने की कैपेसिटी नहीं है अभी भारत में हर एक वर्ग को। तो अभी ठेलों पर, हमारा ठेलों की सामग्री पर और उसके विनिमय दर पे हम डिपेंड करते हैं। हाँ, हमें ये रहना है कि वहाँ सफाई हो, वो हमारे बस में है। जैसे कि इसी बुक पर आप जाइए, ऑरेंज बुक के पेज नंबर 44 पर जाइए, तो 13 स्टेप्स दिए हुए हैं। आपने देखा उसे? 13 स्टेप्स हैंड वॉश के दिए हुए हैं। हाँ जी, पेज नंबर 44 पर है डियर व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर देखिए कि व्हाट आर द 13 स्टेप्स ऑन द पेज नंबर 44। 76 पेज की ये बुक है, लेकिन मुझे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, कि पेज नंबर 44 ऑफ द ऑरेंज बुक, हाउ टू वॉश द हैंड्स। और फिर आप ज़रा, पैंडेमिक पीरियड में तो आता ही था आपको कि कितना हाथ धोइए, लेकिन अभी ज़रा देख लीजिए तो अभी आप कितना फॉलो करते हैं हैंड वॉश, और कैसा करते हैं हैंड वॉश खाना छूने के पहले और खाना छूने के बाद। और कोई भी चीज़ अगर आप इनटेक आपके मुंह में जा रही है और अपने हाथ से आप ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या जाए, अगर खाली आप अच्छे से हाथ धोएं ना, तो आपकी आधी बीमारियाँ ख़त्म। सही कह रहा हूँ। खाली अच्छे से हाथ धो करके ही खाना खाना शुरू करें, परिवार का सभी व्यक्ति, बच्चा से लेकर के वृद्ध तक। तो देखिए पेट से संबंधित कितनी बीमारियां खत्म होती हैं। यस, आपका अगला प्रश्न। मैं तो अपना ही भाषण दिए जा रहा हूँ। ओके सर। सर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहती थी हाँ कि जो एफएसआई का ऑरेंज बुक है फॉर कैंपसेस, हाँ, तो ये सिर्फ सर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस तक ही सीमित है, या इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड हैं? और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? मतलब आपके सर आपने अभी तक तो बता दिया, मुझे बेनिफिशियल समझ में आ गया कि बहुत बेनिफिशियल हो रहा हम लोग के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये सीमित कहाँ तक है? वर्क प्लेस मैंने शुरू से ही कहा, मैं इसी पे एम्फसाइज दे रहा हूँ बार बार कि वर्क प्लेस बहुत बड़ा टर्म है। मोस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन डिफेंस में जाइए, वहाँ का वर्क प्लेस। मोस्ट डिस्टर्ब और मतलब इनडिसिप्लिन वर्ड नहीं है यूज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब एकदम क्राउडेड पर चले जाइए, जिसको कि गुजरात की अपनी भाषा में करते हैं बड़ी गर्दी है, तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ जनता है और दिन का खाना खा रही है, हर तरीके से चीज़ें खरीद के खा रही है, ठीक है ना। तो दिन के समय पे वहाँ आप लोग काम कर रहे हैं ना, उनका वर्क प्लेस है ना।
हाँ जी। बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, ट्रेन कंडक्टर, खोमचा वाला, टी से ये सब वहाँ काम कर रहे हैं ना, और आम जनता तो आ जा रही है ना। और फिर ये आपका शानदार कमरा, कैंपस, बीएचयू का प्रोफेसर साहब का कमरा, क्लासरूम, आपका हॉस्टल, ये सर। ये भी एक वर्क प्लेस है। हाँ जी। और फिर नगर निगम के ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस, ठीक है, और फिर आपका टीसीएस का ऑफिस, फिर आपका एक्सिस बैंक और एसबीआई का ऑफिस, यस सर। हाँ, और गली वाली दुकान, वो भी तो उसका वर्क प्लेस है। जी सर। वो पान वाली दुकान, वो जो पकौड़ी छान के सवेरे कचौड़ी दही दे रहा है, वो भी तो उसका वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस की कोई सीमा नहीं है, हर जगह वर्क प्लेस है। और इस वर्क प्लेस के लिए आपको अच्छा खाना चाहिए। मतलब आप जहाँ कहीं भी देखिए वर्क प्लेस है। मैंने पहले कहा डे वर्क प्लेस एंड नाइट वर्क प्लेस, कॉल सेंटर्स जो कि 3 चल रहे हैं। तो अब इसमें अपर्णा ये है कि हमें पूरी किताब को, ऑरेंज बुक को आपको एक बार देखना चाहिए, सरसरी निगाह से नहीं, ढंग से देखना चाहिए। तो इसमें ज़्यादातर पॉलिसी की बातें दी हुई हैं। इसमें ये खाइए ये नहीं कहा हुआ है, ऐसा खाइए ये कहा हुआ है। हाँ जी सर। बोलिए, जी। कोई फिक्स मीनू दिया है इन्होंने नहीं सर। कि डिफेंस वाले के वर्क प्लेस पे ये मीनू होगा, या कैंपस के, ये ऑरेंज बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। ऑरेंज बुक बात करती है कि आपके एडवाइसेस पर, हाँ, ये कहती है कि आप अपनी अपनी पसंद से अपनी अपनी चीज़ें ऐसे ऐसे खाइए। वो तय तो आपको करना है, और वो तय आप अपनी क्षमता के अनुरूप तय कर लीजिए, ठीक है ना। अभी आज ही मुझे कोई बता रहा था कि बनारस में डेंगू फैला हुआ है, और बकरी के दूध की कीमत कितनी होगी इस समय पर लीटर, आइडिया बताओ तो देखें। सर लगभग 70। 70 रुपये, 70 रुपये किलो बकरी का दूध। आजकल आज 400 रुपये किलो है। 400 रुपये केजी बकरी का दूध बनारस में नहीं मिल रहा है डेंगू फैलने पर। 400 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो मैं एक समग्र बातचीत करना चाहता हूँ, और वो ये कि अपने सारे व्यूवर्स से, और एक बड़ी आज मज़ेदार सर्वे आया है क्या कि 75% इंडियंस पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो हर जानकारी सुनना चाहते हैं। तो अब चलिए हम आप लोगों को वीडियो पर सुनाएंगे। ये सर्वे द हिंदू में छपा है कि 75% इंडियंस डोंट लाइक रीड, दे वांट इन्फॉर्मेशन बट वॉचिंग, दे वांट इन्फॉर्मेशन बट बाई हियरिंग। वो सुन के देख करके पढ़ना नहीं चाहते। पता नहीं ये टेंडेंसी होगी, हम लोगों को तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन चलिए, एक जो आम जनता की ये बात बताई गई है कि लोग सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, न कि पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब वीडियोस जो हैं और अच्छे से बनाए जाएं, उनमें और जानकारी दी जाए, क्योंकि लोग सुनना और देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये भी नहीं कि आपका पावर पॉइंट भी पढ़ लेंगे, वो भी आपको मुंह से बोल के बताना होगा। ऑडियो विजुअल उनको मुंह से बोल के बताना होगा। तो आज ऑरेंज बुक पर हमने बातें की, और ऑरेंज बुक की हमारी बातचीत खाली ये है कि उस किताब को एक बार पढ़िए पूरा, और आपके क्लिनिक में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके एजुकेशन में वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। पॉलिसी की बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बता रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे हैंड वॉशिंग ही लगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 हिस्सों में है। अब आप कैंटीन, कैफेटेरिया कैसे हो, तो वो तो सब एक आइडियलिज्म की बात हो गई है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में है, मैं उनके नाम ले लेता हूँ। IITs में है, बिट्स पिलानी में भी बहुत अच्छा है, और कई जगहों पर है, IIM में है, अच्छे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हैं जो भी हैं। एक कॉर्पोरेट कल्चर वाले इंस्टीट्यूशंस वहाँ हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट कल्चर यूनिवर्सिटीज़, व्हाट अबाउट द स्टेट यूनिवर्सिटीज़? वहाँ के छात्रों की कैंटीन की अवस्था क्या है, वहाँ के छात्रों की मेस की अवस्था क्या है? ये फूड सेफ्टी का जब फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र रिक्रूट करने की बात हो रही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक FSS हो, फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र हो, तो वो एक बड़े दूर की गोटी है भारत के लिए। हाँ, आपका अगला प्रश्न। सर जैसा कि ऑरेंज बुक में लिखा गया, और आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि जब भी हम फूड प्रोडक्ट खरीदें, स्पेशली दूध, आटा, नमक, तेल, तो हमें फोर्टिफाइड खरीदने चाहिए। कुछ लोगों देखना चाहिए FSI, एग मार्क। तो सर जैसे फोर्टिफिकेशन की बात चल रही है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये फूड फोर्टिफाइड है और मैं इसे खरीदूं? इसको देखिए, ये फोर्टिफाइड का लोगो है,
और हर चीज़ आजकल फोर्टिफाइड ही लेनी चाहिए, ऐसी एक मान्यता है। सामान्य, इसको हम आयुर्वेद की भाषा में कह दें तो संस्कारित, कृतयुष अकृतयुष। तो यूस सामान्य, वो अकृतयुष, कृतयुष फोर्टिफाइड हो गया अगर उसमें हमने कुछ उसमें संस्कार कर दिए। एक बड़ी अच्छी किताब निकली है FSSAI की, जायका विदाउट तड़का। जायका विदाउट तड़का, तो ये क्योंकि वो ऑयल कम करने की बात हो रही है कि ऑयल कम लीजिए, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और जो आप कह रहे हैं कि जो फोर्टिफाइड है, तो फोर्टिफाइड लेना चाहिए। जैसे कि आपको एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ, टाटा का आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो साल्ट तो बाज़ार में बहुत थे, आयोडाइज्ड सॉल्ट उसमें मतलब फोर्टिफाइड हो गया, उसमें आयोडीन दे दिया गया, तो वाटर के लिए और भी चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। तो दैट इज़ द इशू ऑफ द फोर्टिफाइड। तो फोर्टिफाइड अगर आपको राइस आ रहा है, फोर्टिफाइड मिल्क आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस की गई है कि उसका कुछ एडिशनल पोटेंसी बढ़ाई गई है। तो अगर वो आपको मिल रही है और वर्दी मिल रही है, ट्रस्ट वर्दी मिल रही है, तो आपको फोर्टिफाइड लेना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ अगर एडिशनल चीज़ें दी गई हैं तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सर, जैसा कि आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं पॉपुलेशन में, और ये कहीं ना कहीं सर ज़्यादा चीनी, ज़्यादा वसा के सेवन से ही बढ़ रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हम सभी को कुछ टिप्स दें कि हम अपने डेली लाइफ में कैसे रिड्यूस करें नमक, तेल, चीनी का सेवन। युधिष्ठिर वाली कहानी सुनी है आपने कि एक माँ आई थी, उसने कहा था कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है ना। एक माँ आई थी, उसने युधिष्ठिर से कहा कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसको कहिए कि थोड़ा गुड़ कम खाए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इनको 1 हफ्ते बाद बुलाइए। तो माँ फिर 1 हफ्ते बाद अपने बेटे को लेके आई, और युधिष्ठिर ने तब कहा कि ऐसा है कि तुम गुड़ कम खाया करो। तो माँ ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपने यही बात 1 हफ्ता पहले क्यों नहीं कह दी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम 1 हफ्ता तक गुड़ कम खाने की चेष्टा कर रहे थे, तो ये गुड़ हम कम खाने की चेष्टा जब स्वयं कर लिए तब इस बालक को उपदेश दिए हैं। ऐसे समझ गई? तो आप हमसे कह रही है कि मैं लोगों को ये संदेश दूं कि कम चीनी खाइए, कम शुगर खाइए और कम तेल खाइए। तो हाँ मित्रों, अब मैं आपसे कहूँगा कि कम चीनी खाइए, कम नमक खाइए, थोड़ा सा कम तेल खाइए, और ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं, हम सब, आप हमको, मैं आपको जान रहा हूँ, आप मुझे जान रहे हैं, मैं अस्वस्थ रहा पूरा 2021, कुछ हिस्सा 2022, 2023 में काफ़ी आप सबके शुभकामनाओं, आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होने की प्रक्रिया में क्या स्वस्थ हो ही चुका हूँ। लेकिन 2021 मेरा बड़ा ख़राब भी था। जानते हैं उसमें रीज़न क्या था? डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटीज़ क्यों होती है? खान पान मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और मुझे अपनी आदतें याद आती हैं कि मैं कैसे क्या खाता था, कितना खाता था। मैं गुजरात में था तो अब क्या बताऊँ, बासुंदी मुझे कितनी पसंद थी और मैं कितना खाता था। श्रीखंड मुझे कितना पसंद था, मैं कितना खाता था। बनारस में रसगुल्ला मैं कितना खाता था। तो ये सब खाएंगे ना तो बहुत परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया जाए, ये मैं कष्ट भोगने के बाद आपको सलाह दे रहा हूँ। और आजकल तो मेरी जिह्वा पर नियंत्रण इतना है कि अभी मैं पिछले हफ्ते अपने गुजरात में था और हमारे मित्र प्रोफेसर हितेश व्यास हमारे साथ भोजन कर रहे थे, जो जामनगर में बहुत अच्छे, बड़े कुशल और बड़े लोकप्रिय शिक्षक हैं मौलिक सिद्धांत में। मैंने उनका तंत्र युक्तियों पर संबोधन भी सुना। तो वो मुझे कहते रहे कि घेवर बहुत ताज़ा है, इसको ज़रा खा लो, आनंद खाओ, आनंद जी आप इसको खा लीजिए, हम लोग समकक्ष हैं। तो मैंने नहीं खाया। बहुत अच्छा था, घेवर ताज़ा ताज़ा निकल रहा था। और हमारे मित्र प्रोफेसर हितेश व्यास ने कहा कि भाई खा लो थोड़ा सा, तो मैं नहीं खाया। तो जब अब मैं कह सकता हूँ महाराज युधिष्ठिर की तरह से, क्योंकि मैं पालन कर रहा हूँ कि नमक कम खाइए, शुगर कम लीजिए, और जायका विदाउट तड़का वाले किताब पर तो अगर मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो मैं आज आपके और कोई प्रश्न है या कंक्लूड किया जाए? अच्छा,
तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑरेंज बुक को एक बार 76 पेज हैं, समय लगेगा, लेकिन एक सरसरी निगाह से इसको आप पढ़ डालिए। कम से कम आपको अवेयरनेस बहुत अच्छी होगी, और ये अवेयरनेस आपको अपनी क्लिनिक में बहुत काम आएगी, और क्लिनिक को तो छोड़िए, आपके घर में बहुत काम आएगी। इतना काम आएगी कि आप प्रसन्न होंगे। उसके मोटिव्स को देखिए, उसके मैसेजेस को देखिए, उसके वर्ड सिलेक्शन को देखिए, और फिर इंडिविजुअलाइज्ड जो उन्होंने दिया हुआ है कि एम्प्लॉइज़ को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम उसको खाली एक बार न जानने की, हम नहीं जानते हैं इसलिए कर देते हैं। तो हमारे जानने के लिए ज़रूरी है कि एक बार हम ऑरेंज बुक को जानें और ऑरेंज बुक को पढ़ें। और जैसा कि अपर्णा पूछ रही थी कि वर्क प्लेस क्या है, तो मैंने इनको डिफाइन किया कि वो वर्क प्लेस आपका हर जगह वर्क प्लेस है। आपके लिए वो वर्क प्लेस नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तो वर्क प्लेस है, तो उसका भी तो उतना ही हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये खाली हमको अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो वर्क प्लेस की डिफिनीशन बड़ी ब्रॉड कैनवास पर है, और वर्क प्लेस का भोज्य उतना ही बड़ा है, लेकिन वर्क प्लेस के भोज्य में सबसे बड़ी बात यह है कि वो थोड़ा राइट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। हाँ, मैं अपनी तरफ से सब जोड़ रहा हूँ। स्मार्ट होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और तभी हर व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छी से कर सकेगा। जब वर्किंग प्लेस पर आप परफॉर्म करेंगे तो आप अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप चैट जीपीटी वाले हों, चाहे आप इंटेलिजेंस IQ वाले हों, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हों, डिफेंस के हों, लेबर मिनिस्ट्री के हों, स्पेस इसरो के हों, कुछ भी हों, आप अपने वर्क प्लेस पर अपना काम ढंग से कर रहे हैं तो नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब व्यूवर्स का धन्यवाद करूँ। इसके पहले अपर्णा का धन्यवाद करूँगा कि ये एक इसी विधा की शोध छात्रा हैं, और उम्मीद है कि सितंबर माह में कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सारे स्कॉलर्स आपके बीच ले आएंगे। यस, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू ओनली। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों को काफ़ी आज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड सजेशंस मिले आपसे। तो जैसा कि सर ने बताया कि फोर्टिफाइड फूड की पहचान हम करेंगे +F का लोगो देखकर। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जब भी आटा, चावल, तेल, नमक, दूध लाना +F देखना भूल न जाना। और रिड्यूस करने की बात रही तो आज से थोड़ा कम नमक, चीनी, वसा का सेवन आज से थोड़ा कम। एंड ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया होगा सुपर हिट। धन्यवाद। क्या बात है, ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया होगा सुपर तभी हिट। इंडिया होगा सुपर हिट। और मेरी बात फिर वही कि आयुर्वेद आहार और आयुर्वेदीय खान पान की व्यवस्था को भी सम्मिलित कीजिए, तभी आप अपने उद्देश्य को पूर्ति कर पाएंगे। हेल्थ फॉर ऑल WHO सिर्फ कन्वेंशनल सिस्टम से नहीं पाया, इसलिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ आया। कुछ ऐसे ही तुकबंदी मैं भी कर लिया आपकी तरह से, हैं? तो आपको लेना पड़ेगा, आपको आयुर्वेदीय पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। स्वस्थ खाइए, अच्छा खाइए, और फिर अगले सत्र में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आभार, साधुवाद, धन्यवाद।